Good morning, students. Today we will discuss about the elementary operations of a matrix. बहुत ही important topic है, बहुत ही ध्यान से देखना है। देखिए टोटल 6 ऑपरेशंस होते हैं, 3 तो होते हैं रोज के रिगार्डिंग और 3 जो ऑपरेशंस हैं वो कॉलम्स के रिगार्डिंग होते हैं, यानी ड्यू टू द कॉलम्स होते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑपरेशन जो है, अगर मैं फर्स्ट ऑपरेशन की बात करूं तो हम रोज को आपस में चेंज कर सकते हैं। यानी कि सपोज दैट ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सपोज दैट ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर मुझे ये रो और ये रो चेंज करनी है, रो 1 और रो 2 को चेंज करना, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, रो 1 इज रिप्लेस्ड बाय रो 2। यानी कि रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर दिया हमने, यानी रो 1 की जगह रो 2 और रो 2 की जगह रो 1 कर दिया। यानी कि ऐसे हो जाएगी, 4 5 6 ऊपर आ जाएगा और 1 2 3 आ जाएगा नीचे। देखिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है और एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का इसी टॉपिक से आता है, इसी एक्सरसाइज से नहीं कह रहा मैं, इसी टॉपिक से आता है, यही एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से, एलिमेंट्री ऑपरेशन से मतलब, ठीक है ना। तो समझ लेना ध्यान से। अगर कोई भी रोज को या अगर कॉलम करने तो कॉलम इंटरचेंज C1 इंटरचेंज बाय C2, ठीक है ना, इस तरह से हो जाता है। क्लियर। तो ये हम फर्स्ट रूल हमने ये पढ़ा कि कैसे हम रोज को कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। सेकंड जो रूल है हमारा, तो ये है कि अगर हम किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज दैट मैं कोई रो है मेरे पास, मैं रो 1 को के रो 2 लिख रहा हूँ, ठीक है ना, के रो 2 सॉरी K1 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, के रो 1 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ के की, तो के स्केलर है। तो लिखने का तरीका क्या है कि रो 1 इज मल्टीप्लाई, रो 1 को हम रिप्लेस कर रहे हैं, इसका मतलब है रिप्लेस, इसका मतलब होता है रिप्लेस और इसका मतलब होता है इंटरचेंज, ठीक है ना। यानी आपस में दोनों को चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब होता है रिप्लेस। यानी रो 1 को रिप्लेस कर दिया यानी के R1 से, यानी के से मल्टीप्लाई करके R1 एज इट इज, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, लिखने का तरीका है कि रो 1 इज चेंज्ड बाय के R1 से। यानी कि सपोज दैट ये 1 2 3 लिखा हुआ है, ये 4 5 6 7 8 9 मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। रो 1 ये पूरी है, इसमें के से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा के 2 के 3 के, बाकी एज इट इज रहेंगे 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे साइड में लिख देंगे कि रो 1 जो है वो इंटरचेंज सॉरी रिप्लेस किया मैंने के R1 से, ठीक है। तो समझ जाएगा कि हमने ये ऑपरेशन में लगाया। तो सेकंड, ये तो रो का तो हो गया ऑपरेशन, और ऐसे कॉलम का होगा तो वो अलग रूल कहलाएगा, ठीक है। सेम रूल है कॉलम्स के लिए भी, ठीक है। तो इसलिए 3 ही रूल बताऊंगा, क्योंकि 3 तो कॉलम के हैं, तो रो के रिगार्डिंग बता रहा हूँ 3 रूल, कॉलम के रिगार्डिंग अपने आप देख लेना। अब देखो एडिशन करते हैं 2 रोज का 2 कॉलम्स का, ठीक है। सपोज दैट कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मुझे R1 और R3 को प्लस करना है। सपोज दैट मुझे R1 और R3 को प्लस करना है, तो R1 R3 तो प्लस कर दूंगा, पर ये जो रिजल्ट आएगा वो किस रो की जगह लिखा जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे ये इस तरह से। अब यहाँ जैसे ये 1 है और ये रो 2 है, तो यहाँ पे चाहे तो 1 लिख दो, सॉरी ये रो 3 है, यहाँ चाहे तो आप 1 लिख सकते हो या फिर 3 लिख सकते हो एज योर रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम, इसका मतलब हुआ कि रो 1 इज रिप्लेस्ड बाई रो 1 प्लस रो 3, यानी कि रो 1 की जगह पे हम रो 1 और रो 3 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो किस तरह से होगा, देखो रो 1 क्या है हमारी 1 2 3, तो जब इसमें ये 1 2 3 रो 1 है और ये है रो 3, तो हम क्या करेंगे, रो 1 में रो 3 ऐड करूंगा तो 1 और 7 8 आएगा, 2 और 8 10 आएगा, और 3 और 9 आ जाएगा हमारा 12। तो लिखा किसके जगह जाएगा, ये या तो रो 1 की जगह लिखा जाएगा या रो 3 की जगह लिखा जाएगा, ये एज योर रिक्वायरमेंट है। तो मैं रो 1 की जगह लिख रहा हूँ यहाँ पे 8 10 12, बाकी रोज ऐसे लिखूंगा 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं कि रो 1 इज रिप्लेस्ड बाय R1 प्लस R3, ठीक है ना। इसी रूल को अगर थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाता हूँ, इसी रूल को, सपोज दैट ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है। मैं कर रहा हूँ कि R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। R3 में ऐड कर रहा हूँ या माइनस कर रहा हूँ, चलो माइनस लिख देता हूँ,
मैं R1 में 4 से मल्टीप्लाई करके R3 को उसमें से माइनस कर रहा हूँ। अब यहाँ ये जो रिजल्ट आएगा वो किस रो की जगह लिखा जाएगा, तो यहाँ रो 1 और रो 3 का जिक्र है, तो या तो रो 3 की जगह लिख देना या रो 1 की जगह लिख देना। मैं रो 3 की जगह लिखता हूँ, ठीक है। तो इसको लिखेंगे रो 3 इज रिप्लेस्ड बाय 4R1 माइनस R3। तो कैसे हो जाएगा देखो जरा, अगर इसी को लिखे, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं रूल, रो 3 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ 4R1 माइनस R3। इसका मतलब है रो 1 में पूरी में 4 से मल्टीप्लाई करके R3 को माइनस कर दूँ तो क्या आएगा, तो जैसे मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा आएगा 4 में 7 को माइनस करूँगा। अच्छा, पहली बात तो ये है कि रो 3 को चेंज करना है, बाकी दो जो रो बची हैं उनको एज इट इज लिख लो, यानी रो 1 और रो 2 को मैंने एज इट इज लिख दिया। रो 3 की बात कर रहा हूँ, 1 में 4 से मल्टीप्लाई करो 4 में 7 माइनस करूँगा -3, 4 से मल्टीप्लाई करो 8 माइनस 8 0, 4 से मल्टीप्लाई करो 12 माइनस 9 3। तो ये इस तरह से जाएगा। यहाँ पे रिजल्ट लिख देना कि हमने रो 3 को रिप्लेस किया है 4R1 माइनस R3 से, ठीक है ना। तो ऐसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल हम लगा सकते हैं और किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी रो में, ठीक है। तो ये 3 और 3 6 रूल हो गए। 3 मैंने रो के रिगार्डिंग बता दी, कॉलम की रिगार्डिंग अपने आप कर लेना, ठीक है। इसके बाद है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। क्या होती है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हमने इन्वर्टिबल का यूज़ किया था रिलेशन फंक्शन चैप्टर में। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है? सपोज दैट दो मैट्रिक्स है ए और बी, ठीक है। और इस तरह से है कि अगर मैं ए की बी में मल्टीप्लाई करूं, ए की बी में मल्टीप्लाई करूं और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, तो यहाँ पे जो है बी जो है बी का इनवर्स, सॉरी बी का इनवर्स जो है वो ए के इक्वल होगा। क्लियर ना? आ रही बात समझ में? या और ए का इनवर्स जो है वो बी के इक्वल होगा, यानी कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या होंगी, एक दूसरे की इनवर्स होगी। तो मैट्रिक्स दोनों क्या होंगी यहाँ पे, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहलाएंगी। क्लियर ना? एक एग्जांपल अगर हम इसका लेते हैं तो सपोज दैट ए इज इक्वल टू क्या है, सपोज दैट ए इज इक्वल टू, मैं एग्जांपल लेता हूँ 2 3 1 2 और बी एग्जांपल लेता हूँ 2 -3 -1 2। अच्छा, एक और बात, जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ध्यान रखना। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी 2/2 की या 3/3 की या 4/4 या 5/5, ठीक है। तो इस तरह से ये जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है। तो ए और बी दोनों लिए मैंने, ए बी अगर मैं निकालता हूँ तो यहाँ पे 2/2 है, तो यहाँ पे R1C1 R1C2 R2C1 और R2C2 वाला रूल लग जाएगा, यानी कि रो 1 की कॉलम 1 में मल्टीप्लाई, तो रो 1 ये है, कॉलम 1 ये है, तो 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3 माइनस का। उसके बाद R1 की मल्टीप्लाई, रो 1 की मल्टीप्लाई कॉलम 2 में यहाँ आएगी, तो यानी कि इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, ठीक है। 2 3 जा -6 और 3 2 जा +6, ठीक है, तो ये आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे R2C1 यानी रो 2 की मल्टीप्लाई कॉलम 1 में, तो 1 2 जा 2 और -2 1 जा 2, ठीक है। चलिए इस तरह से अब आएगा रो 2C2 यानी कि रो 2 की मल्टीप्लाई कॉलम 2 में, तो 1 3 जा -3 और +2 2 जा 4। सॉल्व करूंगा तो 4 -3 कितना आएगा, 1 आएगा, 6 -6 0 आ गया, 2 -2 0 आ गया और -3 + 4 1 आ गया। तो ये कैसी बन गई, I2 बन गया, यानी कि 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। तो इस तरीके से हमने जो प्रूफ किया वो किया कि ए बी की वैल्यू जो आई वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गई है। तो जरा ध्यान दो यहाँ पे ए बी इजकल टू हमारा क्या आया, ए, हेंस ए इज द इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज द इनवर्स ऑफ ए। तो यहाँ पे दो रिजल्ट हमारे निकल के आ गए। क्लियर ना? चलिए, तो ये था हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है। हमने दिखा दिया कि दो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होंगी, जब उन दोनों की मल्टीप्लाई यानी उनका दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। चलिए थ्योरम नंबर 3 करते हैं। थ्योरम नंबर 3 पेज नंबर हमारा एनसीईआरटी में 91 पे है। तो थ्योरम नंबर 3 में क्या है, यूनिकनेस ऑफ द इनवर्स। क्या है, इनवर्स की यूनिकनेस, यानी इनवर्स जो है सेम होता है। रिलेशन ऑफ फंक्शन चैप्टर में भी ये क्वेश्चन था इनवर्स वाला, इसका इनवर्स यूनिक होता है। हमने वहाँ भी 1 1 1 से प्रूफ किया था, ठीक है ना, 1 1 से प्रूफ किया था, 1 1 से क्वेश्चन अगर याद हो आपके। तो इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स जो होता है अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है, ठीक है। तो हम कर लेंगे लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, ए बी एनी मैट्रिक्स एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना, यानी
स्क्वायर मैट्रिक्स एंड बी एंड सी आर टू इनवर्स। वहां पे भी हमने रिलेशन फंक्शन में भी दो इनवर्स माने थे, उनको दोनों को इक्वल प्रूफ कर दिया, ठीक है ना। दो इनवर्स है ए बी और सी, देन अगर बी इनवर्स है तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, बी ए के इक्वल होगा, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, एंड ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू आई, क्योंकि ये रूल होता है कि अगर दो मैट्रिक्स आपस में एक दूसरे की इनवर्स है तो उनकी मल्टीप्लाई आपस में बोथ साइड इक्वल रख सकते हैं, यानी कि ए और बी अगर दो मैट्रिक्स हैं और दोनों एक दूसरे की इनवर्स है तो ए बी इक्वल टू बी होता है, ध्यान रखना, और दोनों की दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल होती है, ठीक है। चलिए, तो इस रूल का यूज़ करेंगे। हमने दो कंडीशन मान ली, ए बी जो है बी ए के इक्वल है और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल है, और ए सी भी सी ए के इक्वल है, क्योंकि बी और सी दो इनवर्स है तो दोनों रूल अप्लाई होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इसको आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। अब देखो किस तरह से करना है। नाउ मुझे b इक्वल टू सी प्रूफ करना है ना, तो मैं b लेके चल रहा हूँ। b को मैं b इंटू आई लिख सकता हूँ, क्योंकि b में किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स की चाहे किधर भी मल्टीप्लाई करो, चाहे पहले मल्टीप्लाई करो चाहे बाद में करो, वो हमेशा रिमेन सेम होती है, ठीक है ना, यानी हमेशा सेम बनी रहती है। देखिए, अगर b में यहाँ पे किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँ तो उसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लाई। क्या बोलते हैं, प्री मल्टीप्लाई। और अगर बाद में मल्टीप्लाई करता हूँ किसी मैट्रिक्स से तो उसको बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लाई, ठीक है ना, पोस्ट मल्टीप्लाई, ये ध्यान रखना, ठीक है। यानी किसी भी मैट्रिक्स के लेफ्ट साइड में अगर किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करूंगा तो प्री मल्टीप्लाई कराता है, और राइट साइड में मल्टीप्लाई करूंगा तो उसे पोस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, इसमें पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आई से, मैंने यहाँ पे कर भी दी थी, मैंने यहाँ पे ये कर दी, तो बी आई आ गया, ठीक है। तो बी आई इजल टू बी होगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, बी, और इसको मैं आई को क्या लिख सकता हूँ, आई को मैं लिख सकता हूँ ए सी, लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, ए सी लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ए सी आई के इक्वल है, मैंने अभी लिखा था। और इसमें एसोसिएटिव लॉ लग जाएगा मल्टीप्लिकेशन का, तो ये हो जाएगा बी ए सी, क्लियर ना, बी ए सी हो जाएगा। और बी ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, आई लिख सकता हूँ, तो हो जाएगा इक्वल टू आई और सी एज इट इज। अब आई सी की मल्टीप्लाई होगी तो सी बचेगा, तो इसका मतलब मैंने प्रूफ कर दिया बी जो है सी के इक्वल है। तो इसका मतलब किसी मैट्रिक्स की जो इनवर्स होता है वो हमेशा यूनिक होता है। ये हमारी थ्योरम नंबर 3 प्रूफ हो गई। इंपॉर्टेंट थ्योरम थी थ्योरम नंबर 3, आती भी एग्जाम में। थ्योरम नंबर 4 देखिए, थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 क्या कहती है कि प्रूफ करो दो मैट्रिक्स ए बी अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, यानी कि दोनों के इन्वर्सेस है, यानी एक दूसरे की इन्वर्स है, ठीक है। तो ए बी का इन्वर्स जो है वो बी इन्वर्स इन्वर्स की इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए, तो हमें इसमें लेके क्या चलेंगे, देखो ध्यान से, हमें ए बी का इन्वर्स प्रूफ करना है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। तो मैं लिखूंगा ए बी का इन्वर्स, और इसकी यहाँ पे लिखूंगा ए बी इक्वल टू आई होता नहीं है। देखो जरा ध्यान से, ये एक मैट्रिक्स है पूरी, ये इस मैट्रिक्स का इन्वर्स है, तो एक मैट्रिक्स और उसके इन्वर्स की अगर मल्टीप्लाई करो तो किसकी इक्वल आएगी, आइडेंटिटी की इक्वल आएगी। तो हम ये लेके चलेंगे, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे, अब ए बी हमें लाना है, ए बी का इन्वर्स जो है वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स लाना है, यानी कि ये तो मुझे चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है ना, मुझे ये तो चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, ये नहीं चाहिए। तो ये कैसे भागेगा, पहले हम ए इन्वर्स, ये ए भगाने का तरीका ये है कि इसके प्री में मल्टीप्लाई कर देंगे ए इन्वर्स से, तो यहाँ पे ए इन्वर्स ए हो जाएगा, अभी तो इसके लिखो उसको ब्रैकेट में, और यहाँ ए बी का इन्वर्स, ठीक है, इधर भी ए इन्वर्स आई हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, प्री मल्टीप्लाई करी बाई ए इन्वर्स, ठीक है ना, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स, ए इन्वर्स से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एसोसिएटिव रूल लगा देंगे, आ जाएगा ए इन्वर्स ए बी, यहाँ पे ए बी का इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स
आई, ठीक है। ये क्या बन जाएगा हमारा, आई बन जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो हो जाएगा आई बी, ए बी का इनवर्स इजकल टू ए, और यहाँ पे ए इनवर्स ही रहेगा, क्योंकि किसी की मल्टीप्लाई करो आई में तो वो मैट्रिक्स एज इट इज रहती है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, आई बी हो गया। अब आई की बी में मल्टीप्लाई कर हो जाएगी तो क्या बचेगा, बी ही बचेगा ओनली। तो यहाँ पे हम करते रहे हैं मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा बी इंटू ए बी का इनवर्स इजकल टू ए इनवर्स, ठीक है। अब फिर से इसमें प्री मल्टीप्लाई कर देंगे बी इनवर्स से, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा बी इनवर्स बी, ए बी का इनवर्स, और यहाँ पे भी बी इनवर्स ए इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या करा, प्री मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, आई बन जाएगा, आई इंटू ए बी का होल इनवर्स, ये होल इनवर्स था यहाँ पे, इसकल टू इधर क्या आ गया, बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में आई की मल्टीप्लाई ए बी की होल इनवर्स मोरी, तो ए बी की होल इनवर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये बी इनवर्स ए इनवर्स हमारा प्रूफ हो गया। तो ये एज ए फॉर्मूला बन गया और थ्योरम भी प्रूफ करने के लिए आ गए, ठीक है ना। चलिए, तो ये जो चीज़ें मैंने आज पढ़ाई है इनको आप एक बार नोटबुक नोट कर लोगे। द डे आफ्टर टुमारो आई विल टेल द प्रॉब्लम अबाउट द एलिमेंट्री ऑपरेशन से। एलिमेंट्री ऑपरेशन से हम ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, ये मैं आपको डे आफ्टर टुमारो बताऊंगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 6 मार्क्स का आता है। आज एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से रिगार्डिंग जो उसका बेसिक था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। इस बेसिक्स पे आपको आज वर्क करना है। उसके बाद में मैं आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं ये बताऊंगा, और पूरी विस्तार से आपको वीडियो बनाऊंगा बहुत ही अच्छे से, जिसकी हेल्प से आप लोग एक्सरसाइज 3.4 करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपके लिए होमवर्क में आज जो आप करोगे, एक तो यही वर्क जो मैंने आज आपको पढ़ाया या ये वर्क आप लोग करोगे। उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 26 करोगे आप लोग, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 27 करोगे आप लोग, 28 भी करोगे, और मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6, 7, 8, 9, 11 तक ये क्वेश्चन आप लोग एज अ होमवर्क करोगे। मैं स्क्रीनशॉट लेके इसको भेज रहा हूँ। स्क्रीनशॉट तो पूरी एक्सरसाइज का आएगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ यही आपको क्वेश्चन करने। एग्जाम्पल नंबर 26, 27, 28, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, ठीक है। 10 नहीं करना है, 11 तक करना है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए आज के लिए होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स।